आज हम पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल। इससे पहले चैप्टर्स में हमने 2 यूनिट ख़त्म कर लिया केमिस्ट्री का। आज 3rd यूनिट है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? ओवरव्यू, दूसरा पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, तीसरा पढ़ना है एटम के बारे में, फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में, फिर केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है, उसके हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल का। ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में कवर करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? ओवरव्यू ऑफ एटम। ओवरव्यू ऑफ एटम मतलब एटम और मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे साइंटिस्टों ने, कैसे अलग अलग ऋषियों ने, कैसे क्या इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, फॉर्मेशन कैसे, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे इस फिगर में दिख रहा है, अगर हम कोई ईंट या गोल्ड या कोई भी एक मैटर को यानी पदार्थ को अगर हम तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे उसको, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता चला जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब वो डिवाइड नहीं होगा। उसको क्या कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो मैटर जो होता है, मैटर यानी पदार्थ, मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। मैटर क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं हिंदी में। तो कह रहा है जैसे शुगर, सॉल्ट और सैंड, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब जो है एक क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर हैं। तो ये सब मैटर है, मतलब पदार्थ जो एक स्पेस को कवर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है। तो कह रहा है एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नन एक इंडियन फिलोसफर थे। उन्होंने एक पॉस्टुलेट दिया था कि डेट इफ़ यू गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, यानी पदार्थ को अगर हम डिवाइड करते चले जाएं, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, हम क्या करेंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स पाते चले जाएंगे। जैसे ये इस फिगर में ये जो है, इसको हम अगर गोल्ड या ब्रिक को हम डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो वही कह रहा है, अगर हम इसको डिवाइड करते चले जाएं पदार्थ को, तो हम छोटे छोटे पार्टिकल पाएंगे। तो अगला क्या कह रहा है? अल्टीमेटली अ स्टेज कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच डिवीज़न विल नॉट बी पॉसिबल। यानी कह रहा है एक ऐसा समय आएगा, हम डिवाइड करते चले जा रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा जब हम एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम उसको डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा समय आएगा, ऐसा था नहीं कि आप डिवाइड करते चले जा रहे हैं तो वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। कभी ना कभी ऐसा स्टेज आएगा जब वो चीज़ें सबसे स्मॉलेस्ट बचेगी, उसके बाद वो ख़त्म ही हो जाएगी, उसके आगे हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया? ही नेम्ड दिस पार्टिकल एज परमाणु। इसका इन्होंने क्या नाम रखा? परमाणु। परमाणु मतलब एटम, हिंदी में इसको कहेंगे परमाणु कहेंगे। द वर्ड एटम मीन्स इनडिविजिबल। डिविजिबल होते यानी इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्या? एटम को। एटम माने परमाणु, एटम माने परमाणु, उसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ये किसके द्वारा कहा गया? महर्षि कन्नन सबसे पहले इन्होंने इसकी नींव रखी, इसकी खोज की। अगला क्या कह रहा है? एन अदर इंडियन फिलोसफर पकुदकत्यम, ये भी एक इंडियन फिलोसफर थे। इन्होंने क्या कहा? एलिबरेट दीज डॉक्ट्रिन एंड सेड दैट दीज पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। इन्होंने आगे रिसर्च की, फर्दर स्टेप रिसर्च किया पार्टिकल्स के ऊपर, मैटर के। तो इन्होंने देखा कि ये एक कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पार्टिकली नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव अस द वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो हमें अलग अलग प्रकार के फॉर्म के मैटर को, हमें जो अलग अलग मैटर पढ़े हैं उसको ये प्रदान करता है, अलग अलग मैटर को बताता है। दिस कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम इज़ नाउ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इस कंबाइंड फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? अभी इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। पगदकत्यम के द्वारा ये कहा गया था। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जितने भी मैटर्स बने हुए हैं, यानी जितने भी पदार्थ हैं, वो सब एक स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है। और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर आल्सो शोज डिफरेंट प्रॉपर्टी। यानी अलग अलग मैटर को, अलग अलग एटम और मॉलिक्यूल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो अलग अलग मैटर को फॉर्म करते हैं, अलग अलग मैटर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर किस पे डिपेंड करती है? एटम और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी पे। ठीक है। अब इसको जानने के लिए साइंटिस्टों ने 3 लॉ ऑफ कम्बिनेशन दिए।
लॉ ऑफ कम्बिनेशन दिए जो कि 3 थे। दीज 3 इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कम्बिनेशन केमिकल कम्बिनेशन, पहला क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा क्या लॉ था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तीनों लॉ के हिसाब से ही हम एटम और मॉलिक्यूल के बहुत अच्छे से जान पाएंगे उसके बारे में। एक मैटर कैसे बनता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ये लॉ उसके बारे में ही बताता है। तो पहला लॉ क्या है, पहला कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी पहला लॉ क्या कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास क्या होता है, कंजर्व होता है। कंजर्व मतलब जितना अभी हमने यूज़ किया है और जहाँ यूज़ किया है वो दोनों बराबर रहेगा, यानी जितना हम केमिकल रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं मास को, वो प्रोडक्ट बनने के बाद भी उतना ही रहेगा, ये कहने का मतलब है। इसमें मास में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इन्होंने क्या कहा, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज़ गिवन बाई लेवेजियर इन 1774। लेवेजियर ने 1774 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। और इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है, मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कह रहा है मैटर, एक केमिकल रिएक्शन में ना मैटर को हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो खाली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कह रहा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स डैट इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का टोटल मास है दोनों बराबर होंगे। अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, अब ये जान लेते हैं। क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, ये जान लेते हैं। तो कह रहा है द सब्सटेंस विच कंबाइन टुगेदर इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट, यानी जो हम एक साथ कंबाइन कर रहे हैं जिसको, उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। जैसे ये कंबाइन हो रहा है ना, तो ये रिएक्टेंट हो गया। और अगला कह रहा है जो नया सब्सटेंस बनता है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर सेड टू बी प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन के कारण, यानी इस रिएक्शन के कारण जो बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे कि ये वाला, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी जो रिएक्शन में कंबाइन होकर पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। और जो केमिकल रिएक्शन वगैरह होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, जो रिजल्ट आ रहा है। देयर इज़ नो चेंज इन मास ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा मास में केमिकल रिएक्शन दौरान। जैसे यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसका मास कितना दे रखा है, 100 ग्राम। इसका मास कितना दे रखा है, 100 ग्राम। इसको हमने केमिकल रिएक्शन कराया, इस पर हीट और केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये अलग अलग 2 टुकड़ों में टूट गया। पहला बढ़ गया कैल्शियम ऑक्साइड जो 56 ग्राम है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो 44 ग्राम है। यहाँ पे 100 ग्राम था रिएक्टेंट क्या था, 100 ग्राम था। यहाँ प्रोडक्ट भी 100 ग्राम होना चाहिए, तभी जाके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई होगा। तो इसको अगर हम जोड़े 56 और 44 को, तो क्या आ जा रहा है, 100 ग्राम आ जा रहा है। यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो है मास दोनों बराबर हैं, केमिकल रिएक्शन होने के बावजूद भी दोनों बराबर हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ क्या कहता है, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय प्रोस्ट इन 1779। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसके द्वारा दिया गया था, प्रोस्ट के द्वारा। कब दिया गया था, 1979 में। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ क्या कहता है, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ, कह रहा है एक केमिकल कंपाउंड है वो अगर, तो क्या कंसिस्ट करेगा, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय द मास। यानी अगर कोई कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं वो सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन किए जाएंगे उसके मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे वाटर जो है कंपाउंड है जो हमेशा कंसिस्ट करेगा क्या, 2 एलिमेंट। कौन कौन से 2 एलिमेंट रहेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करेगा, कंबाइन करेगा। तो कह रहा है कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में कंबाइन करेगा, 1:8 में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 10 ग्राम ले रहे हैं तो 1:8 है, और 18 ग्राम ले लेंगे तो 1:16 हो जाएगा या कुछ और अलग हो जाएगा। कह रहा है चाहे जितना भी आप लेंगे उसका जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन, कंपाउंड का जो प्रोपोर्शन होता है एलिमेंट्स का, दोनों को कंबाइन करने, एलिमेंट कंबाइन करके जो कंपाउंड बन रहा है उसका जो प्रोपोर्शन होगा हमेशा सेम होगा। जैसे ये वाटर का प्रोपोर्शन क्या होगा, हमेशा 1:8 हो जाएगा, ठीक है। अगला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है इफ़ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड,
अगर दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं फॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा कंपाउंड, तो द मास रेशियो ऑफ सेकेंड एलिमेंट, यानी सेकेंड एलिमेंट का जो मास रेशियो होगा डेट कंबाइन विद द फिक्स्ड एलिमेंट, जो किससे कंबाइन हो रहा है, फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट डेट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट will always be ratio of minuscule होल नंबर, यानी हमेशा किसी नंबर में होगा, होल नंबर में होगा। दिस लॉ समटाइम्स नोन एज डॉल्टन्स लॉ, इसको कभी कभी हम क्या कहेंगे, डॉल्टन्स लॉ कहेंगे, डॉल्टन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दिस लॉ प्रपोज बाय डॉल्टन इन 1803। ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक से ज़्यादा क्या करने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, अगर दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो कह रहा है उसके जो मास रेशियो है, जो सेकंड एलिमेंट कंबाइन हो रहा है किसके साथ, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी कोई एलिमेंट फिक्स था उसके साथ आके सेकंड एलिमेंट कंबाइन किए तभी जाके कुछ बनेगा ना। तो कह रहा है जो फर्स्ट एलिमेंट जो फिक्स था जिसका मास, और सेकंड वाला जो कंबाइन होगा उसका जो उन दोनों का जो रेशियो होगा वो होल नंबर में हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का कहना है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू जनरेट टू कंपाउंड्स, वाटर एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी कह रहा हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो दो कंपाउंड बनाता है, एक वाटर बनाएगा एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा। हाइड्रोजन जैसे 2 ग्राम लिए हैं और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन हमने 32 ग्राम ले लिए तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। हमने अभी तक 3 लॉ पढ़े, क्या क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये तीनों लॉ हमने पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कब दिए गए थे, 1808 में, यानी 1808 में। तो थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी जो है 5 पोस्टुलेट कहती है, इसके 5 पॉइंट हैं मेन, पॉइंट्स और भी हैं अभी हम आगे बताते रहेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कह रहा है जितने भी मैटर बने हुए हैं, जितने भी मैटर, यानी जैसे हम कलम यूज़ कर रहे हैं, पेन यूज़ कर रहे हैं, किताब यूज़ कर रहे हैं, या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल डिवाइस कुछ भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जो भी मैटर है वो किससे बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल, टीनी पार्टिकल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, कह रहा है डिफरेंट एटम जो हैं उसके एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो है डिफरेंट हो सकते हैं। दे डिफर इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो किस में डिफर करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी में डिफर करेंगे, केमिकल मास में डिफर रहेंगे। जैसे H2O का है ये, तो वाटर का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के डिफर करेंगे। तीसरा इनका पॉस्टुलेट क्या था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, अलग अलग मैटर के जो भी एलिमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। दे डिफर इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी और मास में क्या करेंगे, डिफर करेंगे एक दूसरे से। चौथा क्या कह रहा है, इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स आर रीअरेंज, इसी केमिकल रिएक्शन में हम एटम को क्या कह सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और पांचवा क्या कह रहा है, इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स आर रीअरेंज्ड, दे आर नॉट क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, केमिकल रिएक्शन में एटम को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल हम रीअरेंज कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट इन्होंने इनका पोस्टुलेट कहता है। तो डाल्टन एटॉमिक इज ए फंडामेंटल साइंटिफिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर मॉडर्न केमिस्ट्री बाय एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ मैटर इन द टर्म ऑफ एटम्स, किसी मैटर का नेचर कैसा है एटम के रेफरेंस से ये इसमें एक्सप्लेन किया गया था। तो देयर आर मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन थ्योरी, जो पोस्टुलेट्स क्या क्या है अभी हमने पीछे पढ़ा है, एक बार फिर देख लेते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, सभी जो है मैटर एक टिनी पार्टिकल से बने होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ठीक है, एटम आर इंडिविजुअल एंड इनडिस्ट्रक्चेबल, यानी उनका स्ट्रक्चर बिगाड़ नहीं सकते, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, कह रहा है जो एटम ऑफ सेम एलिमेंट है, यानी एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम जो हैं वो क्या है, सेम है, एक दूसरे के मास और साइज सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ उनका सेम होता है। अगला क्या कह रहा है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, जो एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं वो क्या होंगे, डिफर करेंगे, डिफरेंट होंगे, किसमें, केमिकल प्रॉपर्टी, साइज, शेप, मास सब में डिफर करेंगे। अगला पोस्टुलेट क्या कह रहा है, एटम्स कंबाइन इन सिंगल होल नंबर रेशियो फॉर्म कंपाउंड, कह रहा है एटम जो है एक सिंगल होल नंबर में कंबाइन रेशियो में कंबाइन करेंगे किसी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। जैसे H2O हैज़ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन,
इन केमिकल रिएक्शन एटम और रीअरेंज, कह रहा है केमिकल रिएक्शन में एटम को हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट इन्होंने पॉस्टुलेट में कहा है। अगला क्या है, लिमिटेशन इनका क्या था, किस कारण ये डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी आगे जाके फेल हो गया था, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। इन्होंने कहा था कि एटम्स आर डिविजिबल इनटू सब इनडिविजुअल, इन्होंने कहा था एटम जो है इनडिविजुअल है, लेकिन बाद में जब रिसर्च किया गया तो इसे पाया गया कि एटम्स आर डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम को हम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। अगला कह रहा है आइसोटॉप्स एग्जिस्ट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मासेस। आइसोटॉप मतलब एक ही एलिमेंट जो है उसके एटम अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं मास में, साइज में, तो आइसोटॉप होता है। इन्होंने कहा था कि एक ही सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे वो सेम होंगे, जबकि ये आइसोटॉप होते हैं, यानी एक ही एलिमेंट के एटम जो है डिफर कर सकते हैं मास में, साइज में, शेप में। ठीक है, अगला लिमिटेशन क्या थी, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सम टाइम्स बी सिमिलर इन मास। कह रहा अलग अलग एलिमेंट के एटम भी कभी कभी सेम हो सकते हैं, जैसे आर्गन और कैल्शियम के होते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके कारण ये इनकी थ्योरी आगे चल के फेल हो गई थी। एक बार फिर से इसको हम दोहरा लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या क्या था। द थ्योरी डेट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर यही कहता है। पहला पॉइंट क्या था, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम कहेंगे एटम कहेंगे। अगला पॉइंट क्या, एटम कैन नॉट बी डिविजिबल। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा था, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चौथा पॉइंट कहा था, एटम्स आर वेरियस काइंड, यानी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देयर आर एज मेनी एज काइंड ऑफ एटम एज आर एलिमेंट, जितने एलिमेंट है उससे उतने ही एटम हो सकते हैं। ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, हैविंग द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी सेम एलिमेंट के एटम को क्या कहेंगे, एकदम आइडेंटिकल होंगे, सेम मास होगा, साइज होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। अगला क्या इन्होंने कहा था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सातवां पॉइंट क्या कह रहे थे, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स कंसिस्ट इन ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आठवां पॉइंट क्या कह रहे थे, आठवां पॉइंट था कि द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। और नौवां पॉइंट इन्होंने कहा था कि ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। 10वां पॉइंट क्या कह रहा था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म अ मोर देन वन कंपाउंड। इन्होंने 8-10 पॉइंट इन्होंने पॉस्टुलेट दे रखा था। ठीक है, आगे है कि न्यूमेरिकल है, इसके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। इन रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी एक रिएक्शन में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर रहा है, कितना, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कह रहा था प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या थे, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड था, 0.9 ग्राम वाटर था और 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट था। यानी ये सब क्या थे, प्रोडक्ट थे उसके जब रिएक्शन हुआ था। सोच दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कह रहे इसको शो करिए कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो कह रहा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में कि सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड और इसके साथ जब कंबाइन होगा तो सोडियम एसिटेट बनाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्मेशन करेगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है हमको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ करना है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड क्या है, रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। और ये सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट का मास, यानी मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड का जोड़ेंगे अगर हम, सोडियम कार्बोनेट का 5.3 दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट का 5.3 दे रखा है और एसिटिक एसिड का दे रखा है 6 ग्राम, यानी 5.3 प्लस 6 ग्राम अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11.3 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट का मास कितना हो जाएगा, 11.3 ग्राम। अगला क्या कह रहा है, प्रोडक्ट का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.2 ग्राम दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 दे रखा वाटर और 8.2 दे रखा है सोडियम एसिटेट। यानी इसको हम अगर हम ऐड करेंगे
8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, तो ये भी हो जाएगा 11.3। तो यानी 11.3 रिएक्टेंट का भी आ गया, 11.3 आपका प्रोडक्ट का भी आ गया, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, वेरीफाई हो गया। बस यही करना है इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, कब, हीट कर, टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन। कह रहा है हीट करने के बाद डिकम्पोज हो रहा है, तो क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन 10 ग्राम, जब 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज कम्प्लीटली, जब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है कम्प्लीटली, तो कह रहा है 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड मास जो है हमको निकालना है, कितना फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है विच लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन विल यू यूज इन सॉल्विंग। कौन सा लॉ हम यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने में, तो लॉ कौन सा यूज़ करेंगे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है हीट करने पे, क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीज़ें बना रहा है, एक डिकम्पोज होकर दो चीज़ बना रहा है, ठीक है। कह रहा कैल्शियम कार्बोनेट का मास हमको दे रखा है 10 ग्राम, और जब कम्प्लीटली डिकम्पोज हो रहा है तो 5.6 ग्राम कैल्शियम बनाएगा, और कह रहा है हमको कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनाएगा ये हमको पता करना है। तो हम पहला लॉ यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इससे क्या हो जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, यानी 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, रिएक्टेंट का मास 10 ग्राम दे रखा है, और इधर प्रोडक्ट का मास दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड का 5.6 दे रखा है। 5.6 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को x मान लेंगे, तो 10 ग्राम बराबर होना चाहिए 5.6 प्लस x, यानी उधर भी 10 ग्राम होना चाहिए। तो हम x की वैल्यू इधर से निकाल लेंगे, तो जो कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.4 ग्राम, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा, 4.4 ग्राम आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास टू फॉर्म अ वाटर। यानी वाटर बनाने के लिए वाटर बनाने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, किस रेशियो में, 1:8 के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर को फॉर्म कर रहा है। कह रहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए कितना मास चाहिए ऑक्सीजन का, ये हमसे पूछ रहा है। 1 ग्राम, ये देखिए 1:8 कहने का मतलब कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर कर रहा है, रिक्वायरमेंट हो रही है 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमको कितना ज़रूरत पड़ेगी, 3 ग्राम के लिए 8 × 3 कर देंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की हमको ज़रूरत पड़ेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होगा कम्प्लीटली जो है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन फाउंड बाय एनालिसिस ऑफ 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट, यानी परसेंटेज मास ऑफ बोरॉन कंपाउंड का दे रखा है 0.096 ग्राम, और मास ऑफ कंपाउंड दे रखा है 0.2 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ बोरॉन क्या हो जाएगा किसी कंपाउंड में, मास ऑफ बोरॉन इन कंपाउंड, कितना मास ऑफ बोरॉन को उसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ कंपाउंड, यानी मास ऑफ बोरॉन ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। तो हमको बोरॉन का मास कितना दे रखा है, 0.096 दे रखा है, और मास कितना दे रखा है कंपाउंड का टोटल 0.4 ग्राम इंटू 100 करेंगे, जिसकी वैल्यू आएगी 40 आ जाएगी, ठीक है। 40% बोरॉन है इसमें, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, अगला सेम करेंगे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की वैल्यू देखिए 0.144 ग्राम, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा मास ऑफ कंपाउंड दे रखा 0.24 ग्राम, इसमें भी वही करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन उस कंपाउंड में और मास ऑफ कंपाउंड करेंगे, इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 0.144 अपॉन 0.24 इंटू 100, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 60%, यानी क्या हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है कंपाउंड में, बोरान का 40% है, ऑक्सीजन का कितना है 60% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पॉस्टुलेट था डाल्टन का जो हमको बता रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हमको वेरीफाई कर रहा है या बता रहा है, ये आप हमको कमेंट में बताएंगे। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, अगला हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में।
आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।